सुस्त शुरुआत के बाद बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी 17,400 के ऊपर टिका। आरआईएल, एचडीएफसी ट्विंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिया सहारा। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में। एनर्जी, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में आज अच्छी खरीदारी। वहीं आईटी और फार्मा पर हल्का दबाव। पहली तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजों से एसबीआई में दबाव। शेयर 2% से ज्यादा फिसला। 6,068 करोड़ के साथ 6 तिमाही में सबसे कम मुनाफा। ब्याज आय भी उम्मीद से कम। कमजोर नतीजों से एचपीसीएल और बीपीसीएल में 4% से ज्यादा की गिरावट। मुनाफे से घाटे में आई दोनों कंपनियां। अच्छे नतीजों से एमजीएल में 5% का उछाल। और आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों भारती एयरटेल, पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट के नतीजे। 23% बढ़ सकता है भारती का मुनाफा। वायदा की 8 कंपनियां भी पेश करेंगी रिजल्ट्स। सर्वेंद्र है आज के सवालों के आपके जवाब देने के लिए, लेकिन सबसे पहले सर्वेंद्र की एक राय बाजार पे लेनी चाहिए। सर्वेंद्र, मार्केट अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा, रेजिलियंस दिखा रहा, 17,450 के ऊपर है। यहाँ से आगे अच्छा, ये कौन से कलर की आज आपने टाई पहनी? ये तो व्हाइट टाइप की दिख रही है मेरे को। मोनोक्रोम सिल्वर शेड में हूँ। अच्छा, आई थिंक इसको भी आप न्यूट्रली माने। आई थिंक जो हमने लास्ट हफ्ते बात की थी वही है। चाइना वाला न्यूज आया तो एक विप्सो आ गया, बट मोटा मोटी बाजार 17,250 17,700 की रेंज में है। उसी रेंज में नीचे गया, उसी रेंज में ऊपर आ रहा है। तो अब आई थिंक ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी 17,250 से 17,300 तक, और थोड़ा ज्यादा यहाँ पे स्टिकी हो रहा है। तो मानना यही है कि अगर 17,250 17,300 के आसपास मिलता है तो 17,200 का जो लो मारा अभी, उसके स्टॉप लॉस से आप ये रेंज को अपसाइड में ट्रेड कर सकते हैं कि भाई 17,250 300 के बीच में अगर आप ले रहे हैं तो 17,500 का टारगेट है। तो सेम व्यू रहेगा जो लास्ट हफ्ते का था कि अगर उस रेंज में आप ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। 17,500 के टारगेट्स आएंगे। 17,500 17,550 के बहुत ज्यादा ऊपर अभी मुझे बाजार नहीं दिख रहा है। सो मे बी अभी इस वीक में अब कैसे रुझान बनते हैं उस पर डिसाइड करेंगे। सारे रिजल्ट्स भी मोटा मोटी अब आ चुके हैं। निफ्टी के भी ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80% से ज्यादा रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आई थिंक ये वीक के बाद ज्यादा क्लैरिटी और आ जाएगी। बट फिलहाल यही मान के चलते हैं कि रेंज बाउंड मूवमेंट है। रेंज बाउंड मूवमेंट है और इस हफ्ते के बाद और क्लैरिटी आएगी। दुनिया भर की तमाम खबरों को हम लोग उसमें देखेंगे। फटाफट अब चलते हैं दर्शकों की तरफ। हमारे साथ राम अवतार जी जुड़ रहे हैं भभुआ बिहार से। राम अवतार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, नमस्कार सर। सर मैं एफडीसी के 320 शेयर हैं। हाँ सर, वो उसको 370.88 पे सर उसका बाई परचेज किए सर। 370 में खरीदा है सर। सर्वेंद्र, एफडीसी में बताइए 320 शेयर हैं, 370 में खरीदा इन्होंने। 350 चेंज कर दिया, 370 में खरीदा और तगड़ा नुकसान है जी। आई थिंक मीडियम टर्म स्विंग टॉप ही बाय किया है इन्होंने, और इन्होंने उसके बाद उसको 4 क्वार्टर्स दे भी दिए। तो आई थिंक जहां से इन्होंने खरीदा आई थिंक वहां से 3 क्वार्टर की गिरावट भी हो चुकी है। तो ये मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे तकरीबन साल भर का पूरा हो रहा है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ से मैं डेफिनेटली एक उछाल की तो बात करूंगा, क्योंकि जैसे मैं बोलता रहा हूँ कि इस साल के जो स्टॉक वाइज जहां 30-40% 50% करेक्शन जहां हो गए, वहां पे और कोई रुझान बेचने का तो है नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे भी मैं उछाल की राय के साथ ही जाऊंगा। एक अच्छा करेक्शन यहाँ मुझे पूरा हुआ लग रहा है, और मुझे लगता है कि इस करेक्शन में 50% बाउंस भी आया। मतलब कि जो इसने 400 से लेकर तकरीबन 220 का जो मूव किया, उसका एक अच्छा बाउंस आया और 50% तक बाउंस आया। तो 320 330 ये स्तर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। बट उसमें सैड न्यूज इनके लिए यही है कि इस बाउंस में मुझे इनके भाव आते हुए नहीं दिख रहे, बट भाव के बहुत आसपास पहुंचेंगे तो अलर्ट रहें, और उस समय डेफिनेटली एक राय जरूर ले लें। बट इनका एक भाव के आसपास ये पहुंचना चाहिए 330 340। तो 330-40 के आसपास जब पहुंचे तो एक बार फिर राय लीजिएगा, क्योंकि नुकसान बहुत है, इसलिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल है, राजेंद्र गोयल जी हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मेरा सवाल आईओसी पे है। मेरे पास आईओसी के 450 शेयर 68 रुपीज के हिसाब से लिए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें बने रहें या निकल जाएं। ये कब लिए थे सर आपने? सर 2-3 महीने पहले लिए थे। एवरेज बढ़ी हुई है 68 की। 2-3 महीने। अच्छा, एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से आप का 68 कॉस्ट आ रही होगी। सर्वेंद्र, तेल कंपनियों का घाटा तो आप देख ही रहे होंगे। एचपीसीएल का घाटा, बीपीसीएल का घाटा, आईओसी का घाटा, और अभी भी वो स्थिति बनी हुई है। लेकिन चार्ट कुछ कहानी बता रहा है कि इनको और ज़्यादा मुनाफा हो सके।
जी, मुनाफे और घाटे के फिगर मैं खाली सुन लेता हूं, मैं कभी देखता नहीं। मैंने बैलेंस शीट देखना 20 साल से बंद कर दिया। अपने गुरुजी को मैंने प्रॉमिस किया था कि बैलेंस शीट, जबकि मैं एमबीए फाइनेंस, मैं आईटी सेक्टर का एनालिस्ट था, मैं फंडामेंटल एनालिस्ट था। मैंने 2 साल आईटी सेक्टर ट्रैक किया है, सबके एजेंट्स में गया हूं, इन्फी, टीसीएस, विप्रो, सबके जगहों पे गया हूं, सबके डेस्टिनेशंस पे गया हुआ हूं। बट फिर मैंने अपने गुरुजी को प्रॉमिस कर दिया कि अब मैं बैलेंस शीट नहीं पढ़ूंगा। तब से मैंने 20 साल से बैलेंस शीट पढ़ना छोड़ दिया है। आई एम अ प्योर टेक्निकल एनालिस्ट। मैं कुछ नहीं देखता, खाली सेंटिमेंट, प्राइस और मोमेंटम, बस यही, और साइकिल्स। इसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता और मेरा काम हो जाता है। तो बताइए इसका मूवमेंट क्या कह रहा है? इसका मूवमेंट तो सर लास्ट हफ्ते से मैं बोल ही रहा हूँ। आईओसी में रेगुलर कवरेज में तो डिस्क्लेमर दे दूं, टाइम टाइम पे ट्रेड्स इसमें रहते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरी राय और ले लें। तो ये डिस्क्लेमर है कि हमारा रेगुलर कवरेज का स्टॉक है और इसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरफ, क्योंकि हम तो टेक्निकल ट्रेडर हैं, हम दोनों तरफ ट्रेड करते हैं। बट जो लास्ट हफ्ते में भी मैंने मेंटेन किया था आईओसी में कि भाई इसका एक अच्छा बुलिश कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है और अब यहां से बेच के कुछ मिलने वाला नहीं है। आई थिंक 68-70 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, उनको तोड़ के नीचे बंद करके रह पाना इसके लिए मुश्किल होगा। तो आई थिंक इनका ट्रेड भी बहुत अच्छा है, इनके भाव बहुत अच्छे हैं। लीस्ट रिस्क रिवॉर्ड एरिया में इन्होंने, जिसको मैं बोलता हूँ लीस्ट रिस्क रिवॉर्ड एरिया, वहां पे इन्होंने लिया है। रिस्क सबसे कम, रिवॉर्ड सबसे ज्यादा। आई थिंक बने रहे ट्रेड में और ट्रेड को टाइम दें। अब ये एकदम से नहीं चलेंगे, बट 3 से 6 महीने का टाइम दें। आई थिंक 68 के नीचे बहुत ज्यादा जाएगा नहीं और ऊपर में आपको यहाँ पे डेफिनेटली 90 से 100 के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरा 3 से 6 महीने का टारगेट यहाँ पे 95 to 100 का है और मैं कहता हूं कि आप 68 के नीचे जब तक बंद नहीं आता तब तक ट्रेड में बने रहे। तो 68 ही आपका स्टॉप लॉस है राजेंद्र जी, आप इस पर बने रहिए और 100 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। अभिजीत दत्ता हमारे साथ हैं कोलकाता से। अभिजीत दा, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास सर अदानी पावर का 206 शेयर है 323 के भाव पे। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सर, 323 के भाव पे। ओके, 323 पे लॉन्ग इन्वेस्टर हैं, 206 शेयर ले रखे हैं। बताइए क्या करना चाहिए इनको? जी जी, आई थिंक अच्छे मुनाफे में है। आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको बने रहें और मेरा मानना यह है कि ऊपर में डेफिनेटली सब लोग गलतियां करते हैं, तो जहां इनका पेट भर जाए, अब हर आदमी का अपना अलग अलग पेट होता है, अगर पेट जहां भर जाए वहां मुनाफा बांधने की भी जरूर कोशिश करें, क्योंकि क्या है, अगेंस्ट द मार्केट चला हुआ स्टॉक है, आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का है, और जब एक लार्जर कभी करेक्शन आ जाता है तो आउट परफॉर्मेंस भी पनिश हो जाती है। तो यहाँ पनिशमेंट का चांस अभी ज्यादा है। बाकी सब जगह तो ऑलरेडी आपने देखा इस साल में हो चुका है जो होना था। तो आई थिंक ऊपर में एक एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप अब इनको मैं दूंगा कि इनको अभी एग्रेसिवली ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस 289.40, ये एक एग्रेसिव ट्रेल करके रखें। स्टॉप लॉस 289.40 के नीचे बंद आता है तो मेरे ख्याल से मुनाफा बांध लें, तब तक मजे ले लें ट्रेड के जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता है। और आई थिंक ऊपर में शायद इनको एक बार 360-365 भी मिल जाए, बट उस एरिया में अगर मेरे स्टॉक्स रहते तो मैं बेच देता। ओके, तो अदानी पावर भी आपके लिए राय बन रही है और इसी हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए। राजेश है हमारे साथ मनसा पंजाब से। राजेश, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास एसबीआई कार्ड के 140 शेयर हैं 926 के भाव में। अभी आज ही कल में खरीदा है क्या? नहीं सर, मैंने तो पहले खरीदे थे, अब वहाँ आया है। अच्छा, नहीं, बड़ा दिलचस्प है राजेश भाई, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। एसबीआई कार्ड, सर्वेंद्र, एसबीआई कार्ड जो है ना, देखिए इनके प्राइस से थोड़ा ऊपर निकल गया है 2 रुपए। क्या इनको इस ट्रेड को और कुछ समय देना चाहिए जिससे बड़ा गेन हो, फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या ब्रेक इवन आ गया ये गनीमत है? अब इनका इसमें दायरा और अवधि इनकी मैटर करेगी। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आई थिंक एसबीआई कार्ड का पीछे बॉटम बन चुका है, तो 670 के आसपास, जहां उसने 670 के नीचे जो थोड़ा सा गया था मार्जिनली, आई थिंक अगर मुझे वो कैंडल का भाव दिखे तो तकरीबन 660 जाके आया है। आई थिंक 660 में इसका बॉटम बन चुका है और मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन ये पूरा कर चुका है। तो अब खाली बात यही रही कि अब 660 से लेके 920 के बीच का एक रिट्रेसमेंट करना है तो वो कर सकता है। बस आई थिंक मेरा मानना है कि 70-80% चांस ये है कि अब 660 का इसका लो टूटेगा नहीं और ऊपर में अपना हाई निकालेगा। तो 1 साल प्लस 12 महीने प्लस की अगर अवधि लेके चलेंगे, 12 से 24 महीने की अवधि लेके चलें, तो इसका जो ऑल टाइम हाई था, डेटा बहुत कम है बट ऑल टाइम हाई था 1165 का, इसका 1165 का हाई निकल जाएगा। 12 से 18 महीने लगेंगे, 660 के नीचे नहीं जाएगा। तो अब अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड कर लें और उस हिसाब से ट्रेड में बने रहें, टाइम दे दें, अच्छा पैसा बनेगा यहाँ पे। सर्वेंद्र, यश अग्रवाल जी ने सवाल पूछा है और ये जानना चाहते हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में क्या इस समय एंटर करें 1 महीने के लिए? देखिए, 1 महीने के हिसाब से तो फिर 1 महीने के हिसाब से पूछेंगे तो थोड़े लेट हो गए, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए 200 वाली चीज फटाफट 2-3 हफ्तों में
300 के पार निकल गई है, तो मोमेंटम ट्रेड तो इनका मिस हो गया है। तो अभी 1 महीने में और कौन सा पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। 1 महीने के हिसाब से तो मैं इनको ना बोलूंगा, नहीं करना चाहिए। इसका बेस्ट केस विद इन दैट मंथ इसका पूरा हो चुका है। प्रतीक जैन ने अदानी इंटरप्राइजेस के 2700 वाले पुट ऑप्शन लिए हैं 80 रुपए पे। आई थिंक देखिए ये ट्रेड ट्रिकी है थोड़ा। अभी मोमेंटम स्टॉक है और मोमेंटम में चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कपल ऑफ साइंस, जो आपको 2 दिन का एक लास्ट 2 दिन में अगर आप देखें, गए हफ्ते में खाली फ्राइडे का कैंडल जो है वो थोड़ा सा बेरिश बना है, तो फाइनल कंफर्मेशन नहीं है मेरे हिसाब से। बट आई थिंक ट्रेड में बने रहे जब, क्योंकि ट्रेड ले लिया है और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, 5840 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। उसको 3-4 दिन वर्किंग डेज और दे दें, बेसिकली ये हफ्ता दे दें। ये हफ्ते में भी अगर इनको ट्रैक्शन नहीं मिले तो फिर ट्रेड से निकल जाना चाहिए। ओके, गौरव जोशी जी ने GHCL 575 पे ले रखा है, और दिखाइए क्या प्राइस चल रहा है इस वक्त। 614 है। पिछली बार हम लोगों ने कहा था होल्ड करिए। अब ये जानना चाहते कि अगले 2 महीने के लिए व्यू क्या बनता है। देखिए ब्लू स्काई टेरिटरी में गया था, वहीं से करेक्शन कर रहा है, स्टॉक तो बढ़िया चलते जा रहा है। और आई थिंक जिस तरह के इसके ब्रेकआउट है, आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी के स्टॉक की लिस्ट में आता रहेगा। तो आई थिंक ट्रेड अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है। यहाँ पे भी डिस्क्लेमर दे दूं, रेगुलर कवरेज का स्टॉक है, हमारा भी यहाँ पे इंटरेस्ट बना रहता है, तो ये डिस्क्लेमर है, तो डेफिनेटली दूसरी राय ले लें। बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, मैं तो कहूँगा ट्रेड में बने रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नजरिए से इसमें ट्रेड में बने रहें। और मेरा मानना ये है कि तकरीबन यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा 584 के नीचे, तो 583.40 का एक स्टॉप लॉस रख लें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। इसको एक 15-20 दिन और दे दें, और 665 670 दोबारा से एक बार चैलेंज यहाँ पे होगा, उस समय हम डिसाइड करेंगे कि इसको क्या करना है। बट तब तक ट्रेड में बने रहें। 660 670 के लिए एक बार वेट कर ले। बीरेश्वर पॉल का सवाल है कि HAL में इन्होंने 2100 रुपए की कॉल ली है 35 पे, क्या करना चाहिए इनको? सर कंप्लायंस इश्यू की वजह से मुझे इसको पास करना पड़ेगा आज। ओके, चलिए कोई बात नहीं इसमें। अच्छा, शिरीष मिश्रा का सवाल है, इरकॉन के 600 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 48 के भाव पे, क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे तो अब आप देखें तो तकरीबन 2 साल की तकरीबन गिरावट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा बेस इसने बना लिया है, जिस तरह से इसने लास्ट 3-4 दिन में डिलीवरी वॉल्यूम्स दिखाए और जिस तरह से इसने ट्रैक्शन पकड़ा, आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर थोड़ा एवरेज कर सकते हैं तो नई क्वांटिटी का मैं स्टॉप लॉस भी दे दूंगा। आई थिंक अगर एवरेज करना चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। मेरा मानना है यहाँ के 55 58 ये टारगेट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो जो कि अच्छा एक 25 से 30% इनको यहाँ गेन हो जाएगा। ट्रेड में बने रहें, और 38 के आसपास अगर एवरेज भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। 3440 का एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो नई क्वांटिटी लें उसमें तो बिल्कुल, और अगर पूरी क्वांटिटी पे लगाना चाहे तो पूरी क्वांटिटी पे भी 3440 का स्टॉप लॉस, 55 58 के टारगेट्स। ओके, कुलदीप यादव जी का सवाल यह है कि सीमेंस की 2800 रुपए वाली कॉल 99 रुपए 90 पैसे पे इन्होंने ली है। दिखाइए, आज एक आप मूव बता रहे हैं कि है इसमें, तो क्या करें, होल्ड करें? जी आज के हिसाब से तो मोमेंटम आज आप देखें तो जिस तरह से मोमेंटम तो डेफिनेटली इसने पकड़ा है, तो और ओवरऑल कैप गुड स्पेस में थोड़ा ट्रैक्शन भी दिख रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ट्रेड को जैसे मैंने बोला टाइम वैल्यू के हिसाब से ट्रेड है तो एक हफ्ता और दे दें, और मेरे हिसाब से इसमें भी इनको एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। आई थिंक वो स्टॉप लॉस इनका आएगा 4940 का, तो एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, और मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे एक हफ्ता और। पूजा का सवाल यह है कि इन्होंने 1200 शेयर ले रखे BEL के 264 पर, होल्ड करें, प्रॉफिट बुक करें, क्या करें, कैसे झेलें इसको? 277 आई थिंक जी आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट में ही रहेंगे मेरे हिसाब से। और आई थिंक जिस तरह से सेटअप्स इसके चले हैं, आई थिंक कोई रिवर्सल के साइन तो अभी तक आए नहीं है, तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से यहाँ बने रहें, और ट्रेड को थोड़ा और टाइम दे दें। इमीडिएट आई थिंक जो लेवल्स आएंगे मेरे जहन में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 260 के नीचे। आई थिंक 260 के नीचे एक स्टॉप लॉस आता है, 258.40 का एक स्टॉप लॉस रख लें, और मेरे हिसाब से तो ट्रेड में 15 से 20 दिन और बने रहें। 15 से 20 दिन और बने रहे। और SBI में इस समय क्या करना चाहिए सरविंद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? देखिए SBI तो हमको अच्छा भी लगा, हमने शो पर डिस्कस भी उस समय जब नीचे में किया। अब तो लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने यही बोला कि भाई इस मूव का तो बेस्ट केस हो गया, तो अब मैं इसकी SBI की एक रेंज दे दूं कि भाई SBI की जो रेंज रही है लास्ट 1.5-2 साल में, वो रही है 440 से लेके 540 तक, ये हकीकत है। और 6 स्विंग्स कर चुका है, 3 ऊपर के 3 नीचे के, तो रेंज बड़ी वेल डिफाइंड है, कोई भी देख सकता है चार्ट खोल के।
तो आई थिंक उस रेंज के बेस्ट केस तो इसने कर लिए 540। तो अब कोशिश यही रहेगी, अगर वो रेंज बार बार इन्वर्ट हो रही है तो रुझान ये रहेगा कि 440 की तरफ फिसलेगा। अब कितना फिसलेगा, पूरा 440 आएगा कि नहीं आएगा वो हम देखेंगे, बट रेंज के लोअर एंड की तरफ ये फिसलेगा। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अभी लॉन्ग साइड के ट्रेड तो मुझे नहीं बन रहे, रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि आज का जो गैप एरिया है और जो गैप डाउन खुला है, उस एरिया को 530 540 के एरिया को स्टॉप लॉस की तरह यूज करके इनफैक्ट आप शॉर्ट साइड के ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। हमने अभी तक ढूंढे नहीं है, बट रुझान यही बनेगा कि अगर इसमें ढूंढना है तो गैप एरिया का स्टॉप लॉस लेके कहीं शॉर्ट के ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे। डे 1 है इसलिए मैं अभी कॉल नहीं दे रहा हूं, बट ये रेंज कंप्लीट हो चुकी है और फिसलेगा नीचे की तरफ। बिल्कुल। और स्टेट बैंक के रिजल्ट्स आए थे जो उम्मीद से कम थे, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। पोल था कि 32,243 करोड़ का एनआईए आना चाहिए, जो कि 31,196 करोड़ आया है। मुनाफा 6,068 करोड़ आया है। अनुमान था कि 7600 करोड़ आना चाहिए, और एनपीएज में भी उतनी ज़्यादा कमी नहीं हुई है। तो नतीजों पर आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बाजार ने बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी, लेकिन उतने अच्छे नंबर आए नहीं हैं। आपके हिसाब से नतीजों की हाईलाइट क्या है, साथ ही यहाँ से आगे जाते हुए नतीजों को कैसे रीड करें हम लोग? हमें पूरी आशा है कि लोन ग्रोथ का जो ट्रेंड जो क्वार्टर फर्स्ट में दिखाई दिया है, वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा। रिटेल तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है और ऐसे ही ग्रोथ के आसार पूरे बने हुए हैं, और रिटेल तकरीबन 18% से ग्रो किया है। हमें पूरी आशा है कि कॉर्पोरेट, एसएमई और एग्री में भी इसी तरह की ग्रोथ जो हमने इस क्वार्टर में देखी है वो हमें आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी। जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एसेट्स का सवाल है, तो उसमें जो स्लिपेजेस हैं, अगर हम क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 22 से कंपेयर करें तो हमारी स्लिपेजेस काफ़ी कम हुई हैं, जो कि जो 15,000 करोड़ के मुकाबले में 15,600 करोड़ के मुकाबले में 9,700 करोड़ की स्लिपेजेस हैं। और इन स्लिपेजेस में भी जो है तकरीबन 2,800 करोड़ के करीब का रिकवरी और हो चुका है। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि स्लिपेजेस का परसेंटेज काफ़ी कम है, और आने वाले दिनों में ये स्लिपेजेस और भी इसी तरह की रेंज में रहेंगी या इससे कम ही होंगी, यह हमें पूरी आशा है। और अगर हम स्लिपेजेस की क्वालिटी देखें तो वो जो है एसएमई में तकरीबन 3,000 करोड़ का स्लिपेज है, 2,500 करोड़ का स्लिपेज एग्री में और 2,500 करोड़ का स्लिपेज रिटेल में भी है, और साथ ही साथ मिड कॉर्पोरेट में तकरीबन 9,000 करोड़ का स्लिपेज है। तो इस तरह से ये स्लिपेजेस का सिचुएशन बना है, लेकिन हमें पूरी आशा है कि हम इसके ऊपर पूरा अंकुश लगा कर रखेंगे स्लिपेजेस के ऊपर। अच्छा दिनेश जी, क्वार्टरली बेसिस पे आपके मार्जिन्स पे प्रेशर दिखा, जबकि लोग कह रहे थे कि ब्याज दर बढ़ रही है तो मार्जिन इंप्रूव होगा। क्या यहाँ से जाते हुए इंप्रूव होगा आगे? जी, हमें आशा है कि हमारा 3.23% का जो एनआईएम था, डोमेस्टिक एनआईएम, हमारी रेंज उसी रेंज में रहेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि सिक्वेंशली थोड़ा डिप लिया है, डिप उस कारण से है क्योंकि हर साल ईयर एंड में हमारे पास कुछ ऐसी अर्निंग्स होती हैं जो कि वन ऑफ होती हैं, और इस कारण से वो सिक्वेंशली उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसको एनआईएम को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही कंपेयर किया जाना चाहिए, और उसके चलते हमने 8 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देखा है निम में। आशा करते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट बरकरार रहेगा और संभवतः ये बढ़ेगा भी। दिनेश जी, आपने शुरुआत में कहा कि लोन ग्रोथ ठीक है और बैंकों का ये कोर भी है, लेकिन कॉरपोरेट ग्रोथ में अभी भी इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, और बढ़ती हुई ब्याज दरों के मद्देनज़र आपको लगता है कि ये सेगमेंट जो है सेकेंड हाफ में ज़्यादा बेटर करेगा? हमें पूरी आशा है, और जिस तरह से मैंने अगर हम अपनी पाइपलाइन को देखें तो तकरीबन जो है 1,20,000 करोड़ के करीब हमारे पास जो है लोन प्रपोजल्स अंडर प्रोसेस हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो अनयूटिलाइज वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो भी तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के करीब है, और सिमिलरली जो टर्म लोन अनडिस्बर्स्ड हैं वो भी तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के करीब है। तो इन सबको देखते तकरीबन 6 लाख करोड़ की फिगर बनती है, जो कि अगर हम देखें हमारी जो टोटल कॉर्पोरेट बुक है वो तकरीबन 9 लाख करोड़ के करीब है। उसको देखते हुए ये काफ़ी अच्छा नंबर है, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्प्रूव करेगी तो हमें पूरी आशा है कि ये कॉर्पोरेट लोन बुक में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिटेल तो अच्छा ग्रो कर ही रहा है।
दिनेश जी, डिजिटल का ज़माना है और आपका भी बिजनेस उसी तरफ काफ़ी ग्रो कर रहा है। योनो के ज़रिए अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने 62,000 करोड़ की लोन ग्रोथ उसके थ्रू रखी थी और इस बार Q1 22,000 करोड़ है। तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो 88,000 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन रफली आपके हिसाब से FY23 में किस तरह की बिजनेस होगा डिजिटल थ्रू? हम लोगों ने पिछले साल तकरीबन 62,000 करोड़ का लोन बुक हमने बिल्डअप किया था विद द हेल्प ऑफ योनो। इस साल हमारा एक क्वार्टर में तकरीबन 22,000 करोड़ के करीब का लोन बुक ग्रोथ हुआ है। बुक किया हमने योनो के माध्यम से। इसको अगर सीक्वेंशियली देखें, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर 22,000 करोड़ का भी ग्रोथ देखा जाएगा तो हमें पूरी आशा है कि हम तकरीबन 80,000 करोड़ के ऊपर का लोन बुक जो है योनो के माध्यम से ही हम मोबिलाइज कर पाएंगे। तो और साथ ही साथ हम योनो की कैपेबिलिटी भी और बढ़ा रहे हैं। अभी हमने हाल प्री अप्रूव बिजनेस लोन भी इसके माध्यम से देना शुरू किया है, जिसमें कि अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। हमें पूरी आशा है कि हम इसमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे नंबर देख पाएंगे। ओके दिनेश जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपकी सब्सिडरीज बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, तो क्या आप जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी SBI म्यूचुअल फंड या जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी SBI की है उनकी लिस्टिंग का कोई प्लान है? IPO को तो रिविजिट करेंगे जब मार्केट सिचुएशंस कुछ इम्प्रूव होंगी। अभी फिलहाल हम लोगों ने ये सब्सिडीज काफ़ी अच्छे से नर्चर की हैं। हम इसको लिस्टिंग करने के लिए एक उचित मौके के इंतजार में रहेंगे। हमें कोई ऐसी आवश्यकता और जल्दी नहीं है कि हमें इनको लिस्ट जल्दी ही करना है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये गाइडेंस आगे के लिए हमें समझाने के लिए। तो ये थे स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा जी। बाजार इस वक्त करीब 80 पॉइंट मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। निफ्टी 17,475 पर पहुंच गया है और बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती के साथ 38,135 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक मजबूत कारोबार है। एडवांस डिक्लाइन भी एडवांस के फेवर में है। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन देखते रहिए CNBC आवाज़। अगला शो होगा खिलाड़ी नंबर 1।